गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज का सब्जेक्ट है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी से जो है 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सीजीएल और जितने प्रकार के एग्जाम हैं उसमें पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन सा क्वेश्चन है। तो अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है हम छोटे स्तर से लेके जा रहे हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए हो सकता है आपको बहुत ईजी लगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसलिए मैंने इसको भी, जो बहुत ईजी क्वेश्चन है उसको भी लिया है। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पहला कि कार्य का मात्रक क्या है। ध्यान रखिएगा, कार्य का जो है मात्रक क्या है तो वह जूल है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है तो दूरी का मात्रक। बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग को इजी लगता होगा लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए मैंने इस सबको भी एक बार डाल दिया है कि एक नज़र देखने में क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्या कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ध्यान रखिएगा, कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है तो द्रव्यमान जो है वह जड़त्व का माप है। समय का मात्रक क्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, समय का मात्रक वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन वाइज ये कह रहा है कि समय का मात्रक क्या नहीं है, तो प्रकाश जो है प्रकाश वर्ष वह दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगला है कि पारसेक क्या है तो पारसेक भी दूरी का मात्रक है। खगोलीय पिंडों की दूरी को पारसेक से मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ज्योति ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और क्यूरी किसकी इकाई है तो रेडियो धर्मता का। और दाब का मात्रक क्या है तो पास्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इजी आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दिया है। तो कैंडला किसका है तो ज्योति तीव्रता का। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। कैंडला किसका मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का। जूल की इकाई क्या है तो ऊष्मा है। और अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। देखें 1971 में जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी और इस तरह से सभी का मात्रक को निर्धारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं तो खाद्य ऊर्जा को जो है हम किस से मापेंगे तो कैलोरी से मापेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊष्मा का विद्युत मात्रा की इकाई क्या है तो विद्युत मात्रा जो होती है उसकी इकाई क्या है तो एम्पियर है। एसआई पद्धति में जो है लेंस की शक्ति को किस चीज़ से मापते हैं तो डायोप्टर से मापते हैं। दोस्तों इसमें 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं तेज़ी से करूँगा, आप इसे दोबारा देखिएगा। और मैं अगर धीरे धीरे किया तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ा तेज़ी से करेंगे और आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए। और हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो वातावरण में जो है ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। एम्पियर ले मापने की इकाई क्या है। सॉरी इसमें गलती हो गया, एम्पियर मापने की इकाई क्या है तो करंट है। एम्पियर किस चीज़ से करंट को एम्पियर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक में एसआई मात्रक क्या है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है किस चीज़ से संबंधित है तो सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी से संबंधित है। एक खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई कहा जाता है। कौन सा वेक्टर मात्रा है तो ध्यान रखिएगा, बल जो है मात्रा का वेक्टर जो है बल का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि क्या है तो अदिश राशि ऊर्जा है। अगला देखेंगे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है तो द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है तो द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है कि बीमा mL/2 किसके अनुरूप है तो बल का ये अनुरूप है। बल का बीमा क्या होता है तो mL/2। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी है और झूला झूल रही है तो लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन के आवर्तकाल क्या हो जाएंगे। ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन।
कि एक लड़की झूले पे बैठी है और एकाएक जो है वह खड़े हो जाती है, तो आवर्तकाल क्या हो जाए, तो कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो क्या होगा, तो मेज का कोणीय वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मेज का कोणीय वेग जो है वह कम हो जाएगा। बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी जो है चाल क्या हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वस्तु के वेग को अगर दुगुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, 4 गुनी हो जाती है। अगला है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान क्या होती है, स्थिर होती है, जबकि भार परिवर्तनशील होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो क्या है, यह न्यूटन के विषयक यानी न्यूटन के प्रथम विषयक नियम पर आधारित है कि किसी वस्तु को जब तक गतिशील न किया जाए तो वह उसी स्थिति में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमणपाती होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, बल के अनुक्रमणपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो होता है वह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर अलग अलग होती है। ध्यान रखिएगा, आकार के अनुसार जो है होता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया या क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है, तो न्यूटन के विषयक यानी न्यूटन के तृतीय विषयक नियम पर आधारित है। क्रिया के विपरीत विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला है कि जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम को संभव करती है, तो वह तीसरे नियम के द्वारा ही संभव हो पाता है। कह कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो न्यूटन का नियम में यह कथन है। और इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो वह जो है जड़त्व कहलाती है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। ध्यान रखिएगा, न्यूटन के नियम को ही जड़त्व का नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण जो है बल लगता है, जिसके कारण घोड़ा आगे बढ़ता है। अगला है चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की दिशा में गिरते हैं, जिसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अचानक जो ब्रेक लगती है तो उसमें यात्री आगे की दिशा में गिरने लगते हैं, तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ऐसा हो पाता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली सिद्धांत किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की संभावना क्या होगी, तो विराम के जरूरत के कारण गिरने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिकेट की खिलाड़ी तेजी से आती बॉल को क्यों हाथ को पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है। ध्यान रखिएगा, आने पर जो है आगे आने पर हाथ को पीछे की ओर पकड़ के खींचता है बॉल को। किस कारण से करता है ऐसा, तो बॉल विश्राम स्थिति में आ जाए और उसको चोट थोड़ा कम लगे, इसलिए इस तरह से वो करती है। ध्यान रखिएगा, बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा में अपरिवर्तित रहती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भार जो है किसी वस्तु का भार जो है वो उसके गुरुत्वाकर्षण पे निर्भर करती है, जिसके कारण चंद्रमा पे कोई भी व्यक्ति उतरता है तो उसका वहाँ पे भार घट जाता है, क्योंकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है और उसका शरीर के मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका बहुत बार पूछा जा चुका है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या है, तो ध्यान रखिएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि ध्रुव पे जो है किसी भी वस्तु का मान सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ध्रुव पे ही होती है। तो भूमध्य रेखा से जैसे ही हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो वस्तु का मान या कोई भी आदमी का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। शरीर का वजन जो है कहाँ पे अधिकतम होती है, तो ध्रुव पे अधिकतम होती है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक
ऊंचाई से छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ पे अधिक छलांग लगा जा सकता है पृथ्वी की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 20 केजी के वजन को जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, 0 कार्य, यानी कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाते तब तक कोई कार्य नहीं माना जाता है। इस तरह से 20 केजी के वजन को जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने से कोई कार्य नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कितना कार्य किया है? तो कोई भी कार्य नहीं किया। ध्यान रखिए, जब भी किसी वस्तु को उठाते हैं या धक्का देते हैं, जब तक वो उसका स्थान परिवर्तन थोड़ा सा भी नहीं हुआ तो मेरा कार्य जो है 0 माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्योंकि स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वो झुकता है ताकि वो पहाड़ पर आसानी से चढ़ जा सके। अगला क्वेश्चन है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती है और गिरती नहीं है, क्यों? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र जो है ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार से होकर गुजरती है और इस प्रकार से वह जो है वह नहीं गिरती है और अपना अस्तित्व को बनाए रखती है। अगला है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन क्या होती है? तो बढ़ जाती है, जिसके कारण पाइप फट जाती है। अगला है, पानी से भरी डॉट की लगी बोतलें जमने पर टूट जाएगी, तो वही है क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण वो आयतन बढ़ जाती है। वही जमने पर आयतन बढ़ जाती है, जिसके कारण बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है? तो पहले आयतन क्या होगा? घट जाएगा और फिर जो है बाद में बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एक झील में तैरने वाली एक इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होना चाहिए? तो नाव के उस भार के बराबर उस झील के पानी के सतह के नीचे, यानी जितना भार नाव का है उतना ही विस्थापित अगर नाव करता है तो नाव आराम से तैरती रहेगी, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का प्रथम नियम लागू होगा, ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीन की सफाई करने में प्रथम नियम का उपयोग किया जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है, क्यों? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, जिसके कारण हम फिसलते हैं और कठिन हो जाती है, ध्यान रखिएगा। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? तो बर्फ जो है पैर तथा बर्फ के माध्यम से घर्षण बल रोड़ी और पैर के माध्यम की तुलना में जो है कम होती है। रोड़ी पे ज़्यादा घर्षण होगा और बर्फ पे कम, जिसके कारण कठिन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अगर अच्छी तरह समझ चुके हैं तो फिर वह किसी तरह से क्वेश्चन को घुमाए आप 100% आंसर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लड़की के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? तो आसान क्यों होगा? तो कह रहा है कि लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था की तुलना में बहुत कम होता है। फिसलाने पे घर्षण ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसे ज़्यादा जो है घर्षण के कारण उसे बल लगाना पड़ता है, और लुढ़काने पे घर्षण कम होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तो जहाज का स्तर में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जब नदी में कोई नाव तैर रही है या जहाज तैर रही है और वह समुद्र में जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है और पानी में डूब जाती है? तो इसका कारण है कि लोहे का घनत्व पानी की घनत्व से अधिक होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होने के कारण जो है लोहे की कील पारे में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसका भार में ह्रास होता है, और यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के बराबर होता है।
और इस तरह से वह पानी में क्या होती है, डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ़ पानी पर तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। तो इसका कारण क्या है, तो बर्फ़ पानी से हल्की होती है और एल्कोहल से भारी होती है। ध्यान रखिएगा, बर्फ़ पानी से क्या होती है, हल्की, और एल्कोहल से भारी होने के कारण इस तरह की प्रक्रिया होती है कि बर्फ़ पानी में तैरती है और एल्कोहल में जैसे ही बर्फ़ को डालते हैं तो वो नीचे डूब जाती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों, वही कारण है कि पारे का घनत्व जो है वो क्या होती है, स्टील की अपेक्षा जो है अधिक होती है, जिसके कारण वो तैरती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है थोड़ी ऊपर उठ जाती है। ध्यान रखिएगा, ये तो आ चुका है पहले भी क्वेश्चन। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइनस नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्या रहेगा, तो वस्तु की मात्रा अगर कितना भी परिवर्तित कर दें उसका घनत्व जो है वही रहेगी। ध्यान रखिएगा, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में आसान लगता है तैरना, क्यों, तो समुद्र का जो है पानी का घनत्व जो है नदी की तुलना से अधिक होती है, जिसके कारण उसे आसान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या है, तो वही घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल तैरती है। समुद्र में प्लावन करने पर आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहेगा और कितना भाग डूब जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब समुद्र में जो आइसबर्ग होती है यानी बर्फ़ जो तैरती है उसका 1/10 भाग जो है वह ऊपर रहता है और 9/10 भाग जो है बर्फ़ का वो नीचे रहता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, तो क्यों, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण बांध की निचली परत बहुत मोटा किया जाता है, क्योंकि दाब जब बढ़ेगा तो प्रेशर होगी बांध पे और बांध टूट जाएगी, इसलिए उसको मोटा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर स्केटिंग प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होती है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन, चौराहे पर पानी के फुहारे से गेंद नाचती है, क्योंकि पानी के वेग अधिक होने पर दाब घट जाती है। पानी का वेग अधिक होने पर क्या होती है, दाब घट जाती है। इसके कारण क्या होता है, चौराहे पर पानी की फुहारे से गेंद नाचने लगती है। ध्यान रखिएगा। करा भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों, कि निचले तल का दबाव अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जा चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बार बार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि मैं फिजिक्स के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी बार बार पूछा जा चुका है वो भी देंगे, फिर केमिस्ट्री का भी देंगे, फिर बायोलॉजी का भी देंगे और करंट अफेयर्स तो देते ही रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है। हल्की छतें जो है, जो भी फूस और टीन की, वो उड़ जाती है। कारण क्या है, तो छत के ऊपर बहने वाली उच्च दाब की वेग की वायु जो है छत के सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है और छत के नीचे का दाब समान रहता है, जिसके कारण वो क्या होती है, ऊपर उड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, किस कारण से, तो रेलवे द्वारा यानी रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब जो है वह कम हो सके, और इस प्रकार से उस पट्टी को लगाई जाती है। अब तो कंक्रीट की लगाई जाती है, पहले लकड़ी की लगाई जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के मुंह और नाक से जो है वह क्या होती है, खून निकलने लगती है। तो इसका कारण क्या है, खून निकले तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, वायुमंडलीय दाब घट जाती है, जिसके कारण जो है उसे मुंह से और नाक से खून निकलने लगता है। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए माउंट एवरेस्ट पे चलने के दौरान जो है बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, सिलेंडर लेके जानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों, तो इसका कारण है क्या, तो वही क्या होती है, वायुमंडलीय दाब घट जाने के कारण क्या है कि पेन से बाहर निकलने लगती है इंक, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी पर जी का मान, बहुत बार पूछा जा चुका है।
पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% जो है कम कर दिया जाए तो जी का मान क्या होगा, तो 2% क्या होगी, बढ़ जाएगी। बहुत बार पूछा जा चुका है, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। तो कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। वही बात है कि क्या होती है, पहाड़ पर जो चढ़ती है तो उसको क्या होता है कि वायुदाब घट जाती है, जिसके कारण तापमान नीचे आ जाती है और नीचे 100 डिग्री से नीचे पे उबलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होती है, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाती है। जो साबुन होता है उसका बुलबुला वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो घर्षण की कमी होती है जिसके कारण हम फिसलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु दाब की रीडिंग अचानक गिरावट किस बात का संकेत है, तो तूफान होगा। अचानक जो है वायु दाब का रीडिंग गिरने लगे या गिर जाए तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है और बारिश उरिश आने वाली है। अगला है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ एक पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई जाने पर क्या होगा, तो गुब्बारे के अवमाप में वृद्धि होगी और इस तरह से गुब्बारा फट जाएगा, ध्यान रखिएगा ऊपर जाने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि इस समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होती है, क्यों, कठिनाई क्यों होती है ऊपर में, तो कह रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है और इस प्रकार से पर्वतारोहियों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो गैस ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को ले जाती है। अगला क्वेश्चन है जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाती है जिसके कारण पारा गिर जाता है। ऊंचाई से पहले हवाई जहाज मार्ग पर जो है दौड़ाया जाता है, कारण क्या है, तो वायु दाब बढ़ाने के लिए ही इस तरह से हवाई जहाज को रनवे पे दौड़ाया जाता है ताकि वायु दाब बढ़े और इस प्रकार से प्लेन उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर जाकर फटती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर में जाके घट जाती है और इस तरह से वो फट जाती है। ऊपर प्रेशर कुकर में खाना कम समय पे क्यों पकता है, तो अधिक वायु दाब होने के कारण जो है पानी गर्म हो जाती है और जल्दी से खाना पकती है। सूर्य में ऊष्मा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन अगला है। सूर्य की ऊष्मा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा में। प्रकाश का वोल्टीय सेल जो होता है वह सौर ऊर्जा को रूपांतरण करके प्रकाश ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब हम रबर की गेंद वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन होता है, इसे पदार्थ में पाया जाता है। किस कारण से ऐसा होता है, जब बैठते हैं तो उसका आकार में परिवर्तन होता है, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण इस तरह से हो पाता है, ध्यान रखिए बहुत बार पूछा जा चुका है। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। अगला है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी, चौगुनी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये कहा गया है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है द्रव चालित वाहनों में ब्रेक। रेल की पटरियों अपने बकरों पर किस कारण से बैक की गई है, ध्यान रखिएगा। रेल की पटरी अपने बकरों पर किस कारण से बैक की गई होती है, तो रेल की क्षैतिज भार को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। यानी कहने का मतलब है कि जब रेल की पटरी पर मोड़ होती है तो वह वहाँ पे किस प्रकार से बैक की गई होती है, यानी किस तरह से वहाँ पे मतलब समांजन बनाया रखता है ताकि बकरी यानी मोड़ पे जो है अभी अपना अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त कर सके और रेलगाड़ी अच्छी तरह से वो टर्न ले सके, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है कि 100 नंबर का क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों नहीं झुकता है। कह रहा वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र को आधार के अंदर बना रहे और जिससे वह गिरने से बच पाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं होगा। कह रहा साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो झुकने का कारण है कि वो अपने गुरुत्व केंद्र को आधार के अंदर बना रहे और इसे बचाए रखने के लिए वो झुकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई साइकिल सवार किस मोड़ पर घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है और अपने गुरुत्व केंद्र को अंदर बना रहे इसलिए झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण निकलती है दूध से क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी की बाल्टी उसकी चरम स्थिति से भी नहीं गिरती है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी की वजन से अधिक हो जाती है और इस प्रकार से पानी अपनी बाल्टी में अपनी स्थिति को बनाए रखती है, वह नहीं गिर पाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल पे कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल से कम होता है, जिसके कारण जो है वहाँ वायुमंडलीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो नेट इंजन जो है रैखिक संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, नेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रैखिक संवेग संरक्षण। अगला है कि पृथ्वी के तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर प्रक्षेपित किया गया किसी भी रॉकेट को या किसी भी वस्तु को तो अपनी गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के वह बाहर चला जाता है, जिसके कारण वह पृथ्वी पर दोबारा नहीं आता है। तो अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। 24 घंटे होती हैं, ताकि वह पृथ्वी के समांतर चलती रहती है, जिसके कारण वो हमारे काम में आती है। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो है पलायन वेग का मान इतना है और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाएगा तो वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाएगा, जिसके कारण वो पृथ्वी पे कभी नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर को चांदी की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा और द्रव्यमान नहीं। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका भार हर एक जगह पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वह वही रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता होगा। तो लिफ्ट जब त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो उसका भार अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी। तो गेंद जो है वह पृथ्वी के उपग्रह के समान ही उसी कक्षा में घूमती रहेगी और इस तरह से उपग्रह का भी उसी तरह से जिस तरह से वो उपग्रह जा रही है उसी तरह से वो भी अपना परिक्रमा करते रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष भार कब कम होगी। जब लिफ्ट जो है वह त्वरित गति से नीचे की ओर जाएगी तो उस व्यक्ति को अपना भार कम महसूस होगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो 36,000 किलोमीटर होती है एक तुल्यांकी उपग्रह की ऊंचाई और 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर उसे छोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है क्योंकि। तो पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा उछलती है। यही कारण है दूसरा भी कि चंद्रमा पे जो है कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की तुलना में ज़्यादा उछल सकता है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाएगा तो परिणाम क्या सही होगा? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण जैसे ही खत्म होगी तो वस्तु का भार जो है यानी किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान जो जिसका है वो वही रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6। लोलक की आवर्तकाल क्या है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का जो है लंबाई बढ़ा दीजिए तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाने का क्या कारण है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसके दोलन काल में लगा समय बढ़ जाती है और इस प्रकार से घड़ियाँ जो है वह सुस्त हो जाती है। करें किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया है तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा। आवर्तकाल जैसे ही 4% बढ़ेगा, लंबाई जैसे ही 4% बढ़ा दी जाएगी तो आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। लोलक की लंबाई जो है 4 गुनी कर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो बढ़ेगी। पेंडुलम जैसे ही हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ पे जो है उस घड़ी का समय अवधि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्या हो जाएगी? तो p बराबर हो जाएगा 1/2m हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे यह स्पष्ट नहीं लिखा हुआ, चलिए इसको कैंसिल करिए। नेक्स्ट देखते हैं कि हुक का सिद्धांत किस से संबंधित है? तो प्रत्यास्था से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, हुक का सिद्धांत प्रत्यास्था से संबंधित है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होती है, जिसके कारण तेल जो है जल के पृष्ठ पे फैल जाती है और इसी कारण से जो है तेल में लगी आग को जल से नहीं बुझाया जाता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेल में जो लगती है आग तो उसे आप जल से नहीं बुझा सकते हैं, तो इसीलिए क्योंकि तेल जो है जल के पृष्ठ पर फैल जाती है और जितने भी आप जल देंगे बुझने के लिए आग तो वो क्या होगी? तेल फिर ऊपर आ जाएगा और इस तरह से आग लगी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। ध्यान रखिएगा, साबुन का निर्मलन सिद्धांत क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि वर्षा की बूंदें, तो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर पानी में मट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि मच्छर को भगाता है। तो ऐसा नहीं है, मच्छर को भगाता नहीं है, ऐसा होता है कि स्थिर पानी में मिट्टी में जो है तेल डालने पे क्या होता है कि उसका पृष्ठ तनाव घट जाती है, जिसके कारण मच्छर जो भी उसमें लार्वा हैं वो उसमें पानी में डूब जाती है और इस तरह से मच्छर कम हो जाती हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाते हैं तो इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाते हैं। करा स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा बालक गेंद को हवा में सीधे उछालता है तो गेंद जब गिरेगी तो उसके हाथ में ही गिरेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा उसका आंसर क्या है और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जब भी आए तो उसे ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है और इसका क्या आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के माध्यम से विराम स्थिति में न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होती है? घट जाती है और पृष्ठ तनाव घटती है। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है। अगला करा साबुन को जल में घोलने से क्या होती है? घट जाती है। सारे जो है पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सावन तक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि जो है सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर को चली जाए, इसलिए सावन तक जो है कमरे की छत के निकट लगाई जाती है ताकि गर्म हवा ऊपर उठे और वापस ऊपर निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इसका क्या कारण है?
तो गुरुत्व नहीं होता है, जिसके कारण उसे खड़े होने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो आंसर ध्यान रखिए, गुरुत्व नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि यदि केशिका नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की ऊंचाई क्या होगी, तो आधी रह जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयंत्रता की इकाई क्या है, तो संयंत्रता की इकाई पॉइंट है। संयंत्रता की इकाई क्या है, तो पॉइंट है। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशिका नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाते हैं तो चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी, तो कम व्यास वाली नली केश नली में अधिक होगी, और जिस केशिका नली का व्यास अधिक होगा उसमें कम ऊपर चढ़ेगी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो तेल में कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि तेल की बत्ती में जो है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशुकत्व के कारण भी उठता है, और यहाँ पे जो है लिखा है तेल के कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा उठता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में लोहे की सुई डूबो जाती है, क्योंकि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, तो वह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो प्लावन के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, या उसके भार में आभासी कमी या उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा इस प्रकार से होता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में जो कमी होती है, उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं, और जिसे आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक थे उसने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावकता संबंधित है किससे, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। करा कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पे निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का क्या कारण है, तो लोहे दरार विस्थापित जल का भार लोहे भार से कम होता है। कह रहा है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने के कारण, तो लोहे द्वारा जो है, गलती थोड़ा सा लिखा गया है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है कम होता है लोहे से, जिसके कारण क्या होती है, वो पानी में लोहा डूब जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई भी नाव डूब जाएगी पानी में, वह पानी हटाती है, यानी कोई भी नाव कब डूब जाएगी पानी में, जब वह पानी हटाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब वह पानी के आयतन के बराबर अगर नहीं हटाएगी, यानी जितना नाव द्वारा पानी को हटाया जाएगा, नाव का भार भी उतना ही होना चाहिए, यानी नाव अपने आयतन के बराबर पानी को हटाती है, जिसके कारण वह नाव नहीं डूबती है। अगर वो कम हटाएगी तो क्या होगी, डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो वह ग्रीस के वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है पानी की बूंदों को का तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है, तो आसंजक बल का अभाव के कारण पानी की बूंद तल पृष्ठ पर न चिपकने का कारण मुख्य कारण है। तुल्यांकी उपग्रह जो है घूमता है पृथ्वी के किस दिशा में, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में तुल्यांकी उपग्रह घूमता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहिए की बॉल बेयरिंग का क्या आकार है, तो इसमें लिखा हुआ है, गलती इसमें लिखा गया है, करा कि पहिए का जो बॉल बेयरिंग है वह जो क्या करता है, तो वो अपनी गति के कारण जो है घर्षण ऊर्जा को कम करता है, और गतिज ऊर्जा में घर्षण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल दे देती है, और इस प्रकार से बॉल बेयरिंग जो है पहिए में लगाया जाता है ताकि घर्षण कम हो, और घर्षण कम होने के कारण गति तेज होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से एक गिलास में
बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है और जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर का क्या प्रभाव रहेगा, तो उतना ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, जब बर्फ़ का टुकड़ा किसी पानी में डालते हैं तो पानी बर्फ़ जब पूरे पिघल जाती है तो पानी का स्तर वही रहेगा, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गिराई जाती है तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, उसका कितना हो जाएगा, तो 29.4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा उसका वेग क्या होगा। चलिए, अगला गुना कर दिया गया 9.8 को 3 सेकेंड से और उसका वेग जो है मिल गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। अगर चांद पर गुरुत्वजनित त्वरण 9e/6 हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या है, तो वह क्या हो जाएगा, 100 kg ही हो जाएगा। ये नॉमिकल है और आपको हम बाद में बताएंगे कुछ नॉमिकल क्वेश्चन को, तो आप इसे देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, अगला है कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ध्यान रखिएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा, तो वही रहेगा। ध्यान रखिएगा, जब भारहीनता की स्थिति होगी तो ये मोमबत्ती लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, मोमबत्ती की जो ज्वाला होगी वह वही आकार लिए रहेगी। ध्यान रखिएगा, मोमबत्ती यहाँ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तो जल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए केस का नली में ऊपर तक चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक के लिए केशुकित एकमात्र कारण नहीं है, तो इसको ऑप्शन वाइज देखना होगा कि पौधे की जड़ों से जल का इसे पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ध्यान रखिएगा, जब ऑप्शन रहे तो ये छांटना पड़ेगा आपको, तो इसका आंसर जो है क्या है, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना जो है केशुकत्व मात्र का उदाहरण नहीं है, यानी केशुकत्व के कारण ऐसा नहीं होता है। चलिए, ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम तो आप जानते हैं न्यूटन ने किया है। अगला है कि ऊष्मा संरक्षण का आशय क्या है, तो ऊष्मा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्लायन वेग क्या है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ध्यान रखिए, पास्कल की इकाई क्या है, तो दाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसका है, तो 0.1 बार के बराबर है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से जब जल के बहाव को क्यूसेक से मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो भार घट जाती है और द्रव्यमान वही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, क्या यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो कह रहा है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर ले जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा किस तरह की होती है, तो बैटरी से मिलती है उसमें ऊर्जा। ये ऑप्शन वाइज है, हो सकता है वहाँ पे स्वचालित घड़ी है तो इसमें बैटरी लगेगा ही। और चाबी बेली घड़ी होती है तो उसमें जो है सो क्या होती है, आपको चाबी देनी पड़ती है, तो वहाँ पे उसके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कौन सा है। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह के ऊपर आने पे भारी हो गई है, तो इसका जो है पानी में कोई भी वस्तु हल्की लगती है और जैसे ही ऊपर आती है तो भारी हो गई है, तो ये क्या होती है वही बताया गया है। अगला है, भारहीनता स्थिति कब होती है, तो गुरुत्वाकर्षण के शून्य की स्थिति में हमें भारहीनता की स्थिति होती है और इसी प्रकार से अंतरिक्ष में जाने पे वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला है कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है स्टील होगा। ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन में रबर भी रहेगा, तो आप सोचेंगे कि रबर को तो मैं इजी से खींच सकता हूँ, तो
आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या होगी, तो स्टील होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है तो यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी के उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से इस तरह से होता है। ध्यान रखिएगा, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित होती है, जो घड़ी के स्प्रिंग में जो होती है किस तरह की ऊर्जा भंडारित होती है, तो ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। और स्वचालित घड़ी जो होती है उसमें बैटरी लगाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा स्वचालित घड़ी जो होती है उसमें बैटरी लगाई जाती है, और जो स्प्रिंग जिसमें चाबी दी जाती है वह उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, भंडारित की जाती है। और इस प्रकार से घड़ी में को बार बार भंडारित किया जाती है उस स्थितिज ऊर्जा, और घड़ी नियत समय बताती रहती है। तो अगला क्वेश्चन है 175 का अगला क्वेश्चन है कि अगला कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है, तो कक्षा में तुरंत बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण बराबर होता है, और इस प्रकार से भारहीनता का अनुभव तो होता है अंतरिक्ष यात्री को। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है तो वायुमंडल के दाब क्या होती है, सहसा एकाएक जब गिर जाती है पारा तो भविष्यवाणी है कि आंधी तूफान और बारिश होगी। अगला क्वेश्चन है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है परंतु नमक के समुद्र घोल में तैरता है, क्योंकि क्या होती है, तो नमक का घोल का घनत्व जो है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, जिसके कारण अंडा पानी में तैरती है। अगला, किसी वस्तु को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो हाथ को बाहर की तरफ फैला देना चाहिए, जिसके कारण उसका कोणीय वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और अपने एग्ज़ाम को सही तरीका से क्वालिफाई कर पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 54 किलोमीटर पर घंटा का वेग का मान कितना होगा, तो 15 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये जो है आप इसको बदलने के लिए क्या करेंगे कि 54 किलोमीटर जो है 54 किलोमीटर पर घंटा है, तो यहाँ पे लिखिए 54, और इस तरह से इसको जो है मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा जो है बड़ा मात्रक है, उसको छोटा मात्रक करने के लिए छोटा से हम गुना कर देंगे, तो इसलिए 5/18 जो है इससे गुना 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 गुना 3, 18 3 54 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर हमें 15 मीटर पर सेकेंड को अगर हमको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, तो उसको क्या करेंगे, 15 को 18/5 से गुना कर देंगे। तो ध्यान रखिए 5 तिया 15 यानी 18 तिया कितना हो गया, 54। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन मीटर मात्रक किसका है, तो क्या है, बल का मात्रक है न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एक केजी द्रव्यमान के पिंड को कार्यशील पृथ्वी की तुलना में सही मान है, तो 9.8 न्यूटन। यानी किसी 1 केजी द्रव्यमान का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान कितना है, तो 9.8 न्यूटन है। दूध से मक्खन निकालने पर कौन सा क्या होता है, तो दूध का घनत्व क्या होता है, दूध का घनत्व जो है घटता है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है, ये गलत लिख दिया है कि दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाता है, यानी जो बचे दूध हैं उसका घनत्व बढ़ जाएगा, और मक्खन का घनत्व तो मक्खन निकल जाने के बाद दूध जो बचा है उसका घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धक्का सह प्रायः स्टील बनाए जाते हैं क्योंकि उसका प्रत्यास्था अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि प्रत्यास्था अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, हम बताए थे कि रबर और स्टील में सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है वह स्टील होती है, इसलिए इसको बहुत पतला बारीक पत्थर भी बनाया जा सकता है, इसलिए इसकी प्रत्यास्था बहुत अधिक होती है, तो जिसके कारण ऐसा हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ पे है कि यहाँ परमाणुओं के पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य से कम होता है। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन का कुछ ऑप्शन होते हैं, उस अनुसार से एग्जामिनर चाहते हैं कि वो मेरा आंसर दे क्वेश्चन का, तो
इसका ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन किस तरह से है और उस तरह से ये जो है आंसर दिया गया है। तो चंद्रमा पे जो है वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, तो उसका जो है इस यहाँ पे लिखा है कि परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य से वेग से कम है। मुख्य रूप से ये भी कारण है और दूसरा कारण ये भी है कि वायुमंडल नहीं होने का कारण गुरुत्वाकर्षण भी है। गुरुत्वाकर्षण नहीं है जिसके कारण वायुमंडल भी नहीं हो पा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा 1 हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन है कि एक कार की गति 36 किलोमीटर पर घंटा है, इसे मीटर पर सेकेंड में कैसे व्यक्त करेंगे, तो ध्यान रखिएगा 36 गुना कितना कीजिएगा 5/18 से गुना कर देंगे 36 को, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले बता चुके हैं मैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसकी इकाई न्यूटन मीटर है, तो बल की नहीं है, सॉरी कह रहा है कि किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वाइज हो गया, ऑप्शन रहेगा तो ध्यान रखिएगा इसका बल की नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी दौड़ता है, जिसका क्या कारण है, तो छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उससे ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है, इसलिए वह जो है लंबी छलांग लगाने के पहले कुछ दूरी दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से गिराया जाता है, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को जब एक साथ गिराएंगे भवन के किसी शिखर से, तो जमीन पर एक साथ ही नीचे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, तो ये ऑप्शन वाइज हो गया, आपको उस ऑप्शन में क्या क्या है ध्यान रखिएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है, तो ml पर पावर 1 t पर पावर 0। ध्यान रखिएगा इसको ऐसे लिखा जाता है m पर पावर 0 l पर पावर 1 और t पर पावर 0। तो कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के विमा का अनुपात है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बर्नौली प्रमेय किस पे आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। लोहे की सुई पानी में किस तरह से तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही सूखने में शामिल है, तो केशिकीय क्रिया की परिघटना। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी उसका लाभ उठा पाएँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि एक गेंद की क्षैतिज कोण से कितने कोण पर फेंके की अधिकतम दूरी तय कर सके। ध्यान रखिएगा किसी वस्तु को किस कोण से हम फेंकेंगे कि अधिकतम दूरी तय करें, तो 45 डिग्री कोण से अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय कर पाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य को मापता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो ब्रह्मगुप्त के बारे में कहा जाता है कि न्यूटन से पहले ही उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम में बता दिया था कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो चलिए अगला देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी, तो सुस्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा पेंडुलम वाली घड़ी चंद्रमा पर जाने से सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बल क्षयकारी बल है, तो घर्षण बल जो है क्षयकारी बल है, तो इसलिए घर्षण बल से ज़्यादा घूर्णन बल जिसे लोटनी विधि भी कहती हैं, तो ध्यान रखिएगा क्षयकारी बल घर्षण बल है। कौन सा आभासी बल है, तो अपकेंद्रीय बल जो है एक आभासी बल है। और इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट है कि क्रिकेट की गेंद किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी जा सके, तो 45 डिग्री कोण से बोले हैं कि किसी भी वस्तु को 45 डिग्री कोण से अगर आप प्रक्षेपित करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो कि 200 क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो कल मैं नेक्स्ट चैप्टर का ला के दूँगा। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।